हेलो बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर्जनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मैंने आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है, आपको आज से रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर मतलब इस वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यानी प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रकाश परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर यहीं से पूछने वाला है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और यहाँ से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे कहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है, उसको पूरा बनाकर समझाइए, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है और ये इसमें से कई बार प्रश्न आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप समझिएगा कि अवतल दर्पण से कुल मिलाकर कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो कुल मिला के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण द्वारा कुल कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब प्रतिबिंब बनते कैसे हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यानी चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नियम लिख दिया है, इसी नियम के थ्रू जितने भी प्रतिबिंब यानी जितने भी इमेज बनते हैं इसी नियम के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होंगे तो वो थोड़ा से कॉपरेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा से कॉपरेट करिएगा, मैं बोल दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कह रहा है यहाँ पास, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पास ये कह रहा है कि कोई भी रेज होती हैं, ठीक है, अगर पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, तो जब वो मिरर से टकराएंगी तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। समझा रहा हूँ यहाँ पास, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पास एक रेखा जो खींची यानी एक लाइन मैंने खींचा। ठीक है, और इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास नियम बताया कि यदि कोई किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मान लेते हैं समांतर यानी पैरेलल ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो दर्पण से जब टकराती है तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट का नाम है फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु। ठीक है, ये पहला नियम है। तो नियम पहला क्या कह रहा है कि कोई भी किरण है अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एक बिंदु से होकर गुजरेगी जिस बिंदु का नाम है फोकल पॉइंट। ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो इसमें ये कह रहा है मान लीजिए आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, और यहाँ पास एक पॉइंट है जिसका नाम है फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु। तो इसमें दूसरा नियम कह रहा है कि अगर कोई भी किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, ये फोकस बिंदु से होकर गई और जाने के बाद अगर वो फोकस बिंदु से जा रही तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी यानी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा नियम था। ठीक है, तो पहला नियम मैंने क्या बताया, यदि कोई दर्पण है आपके पास, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल यानी समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से गुजरती है। ये चीज याद रखिएगा, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई किरण यानी कोई रेज
अगर वो फोकल पॉइंट यानी फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। एक नियम और है, उसको भी समझ लीजिएगा। तो एक नियम मैं यहाँ पास बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पास जो है ये मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो तीसरा नियम कह रहा है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास ये कह रहा है कि कोई आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और वो मिरर में क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी है, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र सी है। अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण ऐसे जाएगी तो दर्पण से जैसे ही टकराएगी तो टकराने के बाद वो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। कोई किरण वक्रता केंद्र से गई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये तीन प्रिंसिपल होते हैं, इन्हीं के थ्रू कोई भी प्रतिबिंब यानी कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इतना चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसमें से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पास कॉनकेव मिरर द्वारा, ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो कुल 6 प्रकार यानी 6 टाइप से इमेज बनते हैं, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, हर बार आते हैं, और अगर इसको आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला नंबर ये है, यदि कोई भी वस्तु यानी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, ये चीज है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पास है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अगर किसी का पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अनंत यानी इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उस पर पॉलिश होता है, और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो अंदर साइड होता है, ठीक है। यानी यहाँ पास अगर समझेंगे तो यहाँ पास आपके पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पास एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक। और ध्रुव से एक बीच में एक पॉइंट होता है जिसका नाम है फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु, और इसी के आगे एक पॉइंट होता है जिसका नाम है वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र यानी सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पास समझिएगा, मान लेते हैं वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर होने का मतलब ये है कि मान लेते हैं वस्तु यहाँ पास रखी है, ठीक है, कोई वस्तु ए और बी है, यहाँ पास रखी है, ठीक। अगर यहाँ पास रखी तो इमेज का फॉर्मेशन कम से कम 2 किरणों से होता है, 2 किरणें जहाँ पास आपस में मिलती हैं वहीं पास इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आप समझिएगा। तो मान लेते हैं एक किरण इसके पैरेलल गई, ठीक है, ये इसके पैरेलल गई, तो मैंने अभी बताया था कि पहला नियम क्या कह रहा था, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो पहले नियम के अनुसार ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, तो फोकस बिंदु से चली जाएगी, ठीक है, ये चली गई। तो एक किरण से अभी भी एक किरण से क्या होगा, एक किरण से कोई भी इमेज नहीं बनेगा, कोई भी इमेज नहीं बनेगा। तो अब एक काम करते हैं, एक किरण में मुझे और गुजारना होगा, तो एक किरण में यहाँ से गुजार देता हूँ, फिर पैरेलल गुजार देता हूँ। अगर मैं पैरेलल गुजारूंगा तो ये किरण क्या करेगा, ठीक है, ये टकराने के बाद अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस बिंदु से ये भी चली जाएगी, ये भी फोकस बिंदु से चली जाएगी। थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, ये चली गई,
ठीक है। तो ये बताइए जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पास होता है, जब दर्पण से दो किरणें टकराने के बाद जहाँ पास मिलती हैं वहीं पास होता है। तो देखो एक टकराई दर्पण से यहाँ पास चली गई फोकस बिंदु से, फिर एक टकराई दर्पण से यहाँ पास चली गई फोकस बिंदु से, यानी मिली कहाँ पास, तो यहाँ पास। जब यहाँ पास मिलेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी इमेज बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पास अगर बात करता हूँ कि प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पास बनेगा, प्रतिबिंब यानी जो इमेज बनेगा वो बनेगा कहाँ, तो इमेज बनेगा कहाँ पास, तो आप कहेंगे फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर बना ना, फोकस बिंदु पर या फोकल पॉइंट यानी एफ पर बना। ठीक है, तो एफ यहाँ पास लिख देता हूँ, आप समझ जाना, एफ यानी फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु पर। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पास आपसे पूछ सकता है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसकी प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति यानी नेचर। तो ये बताइए अगर यहाँ पास इमेज बन रहा है तो क्या रियल में यहाँ पास किरणें काट रही हैं, मतलब ये दोनों किरणें एक दूसरे को रियल में काट रही हैं या ऐसा आभास हो रहा है, तो आप कहेंगे रियल में काट रही हैं। देखिए यहाँ पास रियल में कट रही है ना, जब यहाँ पास रियल में काट रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा। रियल होगा यानी वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो अगर इसकी प्रकृति यानी नेचर अगर पूछा जाए तो वास्तविक होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां से क्या पूछ सकता है, तो तीसरा पॉइंट पूछ सकता है इसका आकार, आकार यानी साइज, इसका आकार यानी साइज, साइज पूछा जा सकता है। तो अगर साइज पूछेगा तो साइज बताइए साइज कितना हो रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन एक पॉइंट आकार का यानी बिंदु आकार का हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिंदु आकार। बिंदु आकार, बिंदु आकार का हो रहा है, यानी इसमें आप कह सकते हैं पॉइंट इमेज साइज, पॉइंट इमेज साइज, पॉइंट इमेज साइज, आप ये कह सकते हैं पॉइंट इमेज साइज। ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पास क्या पूछा जा सकता है, तो चौथा पॉइंट आपसे पूछा सकता है इसका बिहेव कैसे है, यानी इसकी स्थिति कैसा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्थिति यानी बिहेव। तो अगर यहाँ पास हम बात करें कि भाई इसका बिहेव यानी इसकी जो स्थिति है वो कैसा है, तो आप इसकी स्थिति बता सकते हैं कि यहाँ पास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब दूसरा हम इमेज बनाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा। तो ये है उल्टा यानी इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। ठीक है। तो ये था यदि वस्तु की स्थिति इन्फिनेटिव यानी अनंत पर है, तो अनंत पर रहेगा, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कहाँ बनेगा। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पास कह रहा है यदि वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी इन्फिनेटिव बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनेटिव के बीच में यदि होगा। ठीक है, वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन कहाँ पास होना चाहिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, या इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पास होगा। तो यहाँ पास देखते हैं, जिससे देखिए यहाँ पास मैं एक ये बना देता हूँ। ठीक है, ये मिरर आपके पास हो गया और यहाँ पास एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पास अब यहाँ पास कह रहा है कि वस्तु की स्थिति यहाँ पास हो। अगर वस्तु की स्थिति यहाँ पास होगी, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पास पहली किरण को मैं गुजारता हूँ, कहाँ से, पहली किरण को मैं गुजार देता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष से समांतर गुजारेंगे तो ये जो है यहाँ पास काटेगी,
यानी मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाएगी तो फोकस टकराने के बाद फोकस बिंदु शो कर जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो पहली किरण यहाँ से गुजर गई, दूसरे किरण को मैं गुजार रहा हूँ, दूसरे किरण को फोकस बिंदु से गुजारता हूँ। अगर मैं फोकस बिंदु से दूसरी किरण को गुजारूंगा तो ध्यान समझिएगा, फोकस बिंदु से जब जाएगी ऐसे दूसरी किरण तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से। ठीक, यहाँ से चली गई तो यहाँ पास देखिए, मान लेते हैं यहाँ पास ए और यहाँ पास बी, ठीक है, कोई इमेज है। तो जब यहाँ पास इमेज जो फॉर्मेशन होगा तो होगा क्या, यहाँ पास ए डैश और यहाँ पास बी डैश आ जाएगा। ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो यानी यहाँ पास अगर देखें तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पास देखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे सी एंड एफ के बीच, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा अगर देखें तो प्रकृति इसके नेचर कैसा है, तो नेचर रियल में यहाँ पास मिल रही है, इसलिए नेचर जो होगा रियल होगा। नेचर क्या होगा, रियल यानी वास्तविक होगा, वास्तविक। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो आकार यानी जो साइज है वो साइज कैसा है, तो आप साइज को कहोगे कि साइज जो हो रहा है ये वस्तु, देखिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु और वस्तु से ये छोटा है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं साइज जो है वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा होगा। ठीक, तो ये हो गया स्थिति, यानी बिहेव कैसे कर रहा है, तो ये बताइए, यहाँ पास बी डैश था, यहाँ देखिए यहाँ पास ए और बी ऐसे था, लेकिन ये पलट गया, बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, यानी उल्टा हो गया। तो यहाँ पास आप कहोगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अगर वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में। ठीक है, प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, रियल होगा यानी वास्तविक होगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। स्थिति कैसी होगी, तो इन्वर्टेड यानी उल्टा होगी। ये चीज समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पास पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पास क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए बी कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो पहली किरण को हम गुजार देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो टकराने के बाद ये गुजरेगी, जब टकराने के बाद ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस बिंदु मान लेते हैं यहाँ पास है। ठीक है, फोकस बिंदु से जाएगी। दूसरी किरण को हम गुजारते हैं यहाँ से फोकस बिंदु से। ठीक है, तो टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी, तो टकराने के बाद ये यहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती है। कोई किरण यदि फोकस बिंदु से जा रही तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए समांतर हो गई। तो ये बताइए यहाँ पास जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पास हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पास हुआ। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, वक्रता केंद्र पर हुआ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए बी डैश और यहाँ पास ए डैश, ये हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया। अब यहाँ पास अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, यानी जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इमेज रियल में बन रही है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा उसका इमेज बन रहा है, तो यानी वस्तु के बराबर हो जाएगा हमारा आंसर, वस्तु के बराबर। अब स्थिति इसका कैसा, उल्टा यानी इन्वर्टेड है, तो ये भी हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक,
अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। कह रहा है यदि वस्तु की स्थिति, अब देखिए यहाँ पास तो वक्रता केंद्र पर मैंने रखा, अब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच और एफ के बीच, यहाँ पास रख देते हैं। अगर यहाँ पास रखेंगे थोड़ा सा मुझे सिर्फ करना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है और इसके यहाँ पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अब की बात, तो वस्तु रखा हुआ है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ पास रखा हुआ है। यहाँ पास C है और यहाँ पास F है। ठीक है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा देखते हैं। तो एक किरण को हम गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो टकराने के बाद ही कहाँ से जाएगी, तो टकराने के बाद कुछ यहाँ से जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सही से मैं लिख देता हूँ। ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएगी, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फोकस बिंदु आपके पास यहाँ पास है, फोकस बिंदु यहाँ पास है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर की मान लेते हैं ए और ये बी है। ठीक है, ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो यहाँ से मैंने एक किरण गुजार दिया मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद ऐसे निकल गई, टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर निकली। ठीक है, और दूसरी किरण को मैं गुजारता हूँ, दूसरी किरण को मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, तो टकराने के बाद कुछ यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास इमेज बनेगा। कहाँ पास बनेगा इमेज, जो बनेगा यहाँ पास बनेगा। तो यहाँ पास देखिए बी डैश और यहाँ पास ए डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पास अगर देखे होगे तो जो इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब यहाँ पास हम लिखेंगे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत एंड वक्रता केंद्र सी के बीच, यहाँ पास बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र यानी इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पास अगर देखें तो इसकी प्रकृति कैसा, तो प्रकृति रियल यानी वास्तविक है, क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे को रियल में काट रही हैं। ठीक है, इसका आकार यानी साइज अगर देखें तो साइज कैसा है, तो वस्तु के बराबर है कि वस्तु से छोटा है, नहीं साइज जो है देखिए वस्तु से बड़ा आपको दिख रहा है, तो साइज जो हो जाएगा वस्तु से बड़ा हो जाएगा, साइज वस्तु से बड़ा। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे मतलब बड़ा होगा। ठीक है, जो इसका साइज होगा। अगर इस स्थिति यानी इसके बिहेव देखें तो ये कैसा होगा, उल्टा हो रहा है। देखिए उल्टा हो रहा है यानी इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये था आपका चौथा पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट यहाँ पास समझिएगा। पांचवा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट क्या होगा, अब देखिए वस्तु को अभी मैंने कहाँ पास रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा था। अब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, वस्तु की स्थिति फोकस पर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली देता हूँ, अब आप लिख लेना फोकस यानी फोकल पॉइंट पर। ठीक है, फोकस पर। अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा तो कहाँ पास प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पास समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास आपके पास ये एक इमेज है। ठीक है, ये आपके पास एक मिरर है और यहाँ पास जो है, यहाँ पास P यानी ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पास फोकस बिंदु है, यहाँ पास। ठीक है, ये F है, यहाँ पास अब की बार वस्तु रखा हुआ है यहाँ पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इमेज कहाँ पास बनेगा, तो पहली किरण को मैं गुजारता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारूंगा तो ये जो किरण होगी ऐसे चली गई, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये चली गई टकराने के बाद। ठीक है, तो दूसरी किरण को आप गुजार दीजिए वक्रता केंद्र से। अगर हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से गुजारें कुछ इस प्रकार से,
दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहली किरण को थोड़ा सही से बनाते हैं। तो दूसरी किरण को अगर मैं वक्रता केंद्र यानी सी से गुजारूं, ध्यान समझिएगा, अगर सी से यहाँ पास गुजारता हूं मैं, तो दर्पण से टकराने के बाद, मैंने बताया था दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जो होकर जाएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद तीसरा नियम क्या कहता था, यदि कोई किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। देखिए उसी मार्ग से वापस लौटेगी। जब उसी मार्ग से वापस लौटेगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगी। तो यानी ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पास मिलती हुई प्रतीत होंगे, तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी कहाँ पास, इन्फिनेटिव यानी अनंत पर। तो एक चीज याद रखना कि अनंत पर ये कहाँ पास इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा इन्फिनेटिव यानी अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, अनंत यानी इन्फिनेटिव पर, ठीक। अब ये प्रकृति यानी नेचर इसका कैसा होगा, तो आपको आभास हो रहा है रियल में मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो कहोगे रियल में मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, आभास हो रही है, तो क्या हम इसको वास्तविक करें या आभासी करें यानी वर्चुअल करें या रियल करें, तो आप कहोगे वर्चुअल करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ आप ध्यान देना, जो आंखों से दिखता है वो एकदम एग्जैक्ट सही होता है। आप एक काम करिए, इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब बनेगा वो रियल बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक महसूस कराता हूँ। आप कभी जाके ट्रेन जहाँ चलती है उसके पटरी पर आप खड़े होइए, ठीक है, और ट्रेन को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रेन आ तो नहीं रही है, उसको जब आप कुछ दूर तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों पटरियां एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों पटरियां एक दूसरे से मिल नहीं रही होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यानी हमारे आंखों ने क्या देखा कि ये दोनों पटरियां एक दूसरे से मिल रही हैं, तो जो आंख देखती है उसको हम रियल मानते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो नेचर यानी जो प्रकृति होगा ये वास्तविक होगा, ठीक है। अब इसका आकार कैसा होगा, तो आकार जो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, जो आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसकी स्थिति यानी जो बिहेव होगा वो कैसा होगा, तो इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पांचवा स्थिति था। अब हम लोग छठवां स्थिति पढ़ेंगे। अगर फोकस और पोल के बीच में अगर कुछ वस्तु रखा जाए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फोकस और पोल के बीच अगर यहाँ पास वस्तु को रख दिया जाए तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो ये बताइए, अब की बार जो है इसको मैं यहाँ पास रख देता हूँ। अब की बार मैं वस्तु को यहाँ पास रखता हूँ। अगर मैं वस्तु को यहाँ पास रखूँगा तो एक किरण को मैं ले जा रहा हूँ इसके समांतर, अगर समांतर ले जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से होकर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे समांतर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। और दूसरे किरण को मैं वक्रता केंद्र से गुजारता हूँ, दूसरे किरण को मैं वक्रता केंद्र से गुजारता हूँ, ठीक है, ये दूसरे किरण से। तो ये बताइए, अगर मैं दूसरे किरण को वक्रता केंद्र से गुजारूँ यानी सी से गुजारूँ, तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से हो गई, एक किरण इस साइड जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है। तो क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिलेंगी, तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे, यानी अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। तो क्या इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होगा इमेज का, तो होगा। अब ध्यान से आप समझिएगा कि मान लेते हैं कि इस वाली किरण को मैं आगे बढ़ा दूँ, आगे ऐसे बढ़ा दूं, और इस किरण को भी मैं आगे बढ़ा दूं, तो कहीं यहाँ पास जो होगा इमेज, मतलब इमेज का फॉर्मेशन बनता हुआ प्रतीत होगा, यानी यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो क्या ये रियल में बन रहा है, तो रियल में नहीं बन रहा है, ये आभास ऐसा हो रहा है बढ़ाने पर, ठीक है, आभास हो रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण से पीछे बन रहा है ना, तो यही एक स्थिति है अवतल दर्पण में, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोकस और पोल के बीच में जब होता है तो जो दर्पण के पीछे इमेज बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक है, बैक साइड ऑफ मिरर, यानी दर्पण के पीछे बनता है। और यहाँ पास जो इमेज बन रहा है वो वास्तविक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पास बनता हुआ आभास हो रहा है, तो ये वर्चुअल बनेगा। कैसे बनेगा, वर्चुअल यानी आभासी बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु से बड़ा है ना, तो वस्तु से बड़ा होगा। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना कि स्थिति यानी जो बिहेव होगा वो इन्वर्टेड नहीं होगा, अब इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट यानी सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। सीधा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पास अगर ए बी यहाँ पास है तो इसके ऊपर ही बना है, तो ए बी यहाँ पास, ए डैश और बी डैश यहाँ पास बनेगा, यानी सीधा हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने ये 6 पॉइंट बताया, और 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। मैंने अवतल दर्पण से पूरा बता दिया, अब हम लोग उत्तल दर्पण से बनाना सीखते हैं। तो यहां पास में लिख देता हूं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, आप इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाल सकते हो, ठीक। अब इसमें से कितने प्रकार से इमेज बनते हैं, तो इसमें से केवल 2 प्रकार से ही इमेज बनते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होंगे तो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक उत्तल मिरर मतलब उत्तल दर्पण हमको बनाना होगा। तो उत्तल दर्पण अगर हमको बनाना है यानी कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, तो कॉन्वेक्स मिरर में होगा क्या, मैं कुछ इस प्रकार से मिरर बना देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह बनाऊंगा तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके धंसे हुए पार्ट में पॉलिश किया होता है और उभरे हुए पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो अगर धंसे हुए पार्ट में होगा तो इसका जो फोकल पॉइंट होगा कुछ यहाँ पास होगा और वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ पास होगा, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखिए इधर का थोड़ा सा बढ़ा दो मुख्य अक्ष को, तो यहाँ पास इस तरह बढ़ा दिया, ठीक। अब वस्तु जो रखी जाती है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पास रखा हुआ है, ठीक है, यानी ये P है। तो मान लेते हैं पहला जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा है। पहली स्थिति है यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अनंत पर हो, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पहली किरण को भी इसके पैरेलल चलाता हूँ। अगर पैरेलल इसके जाएगा तो पैरेलल में बताइए, जब पैरेलल यहाँ पास कोई भी किरण जब पैरेलल जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से होकर जाती है, तो आप कहेंगे फोकस बिंदु से, तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए। लेकिन इधर पॉलिश किया हुआ तो ऐसे नहीं जाएगा, यानी उसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन पॉलिश किए होने के कारण ये ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण को भी मैं इसके पैरेलल चला देता हूं, तो पैरेलल अगर जाएगा कोई भी किरण तो उसको जाना चाहिए मुख्य बिंदु से, मुख्य फोकस पॉइंट से, यानी फोकल पॉइंट से जाना चाहिए। लेकिन वो टकराने के बाद इधर पॉलिश किया हुआ, इसलिए टकराने के बाद कुछ इधर चली जाएगी। तो ये बताइए इमेज जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पास होना चाहिए, कहोगे यहाँ पास फोकल पॉइंट पर, फोकल पॉइंट पर। जब फोकल पॉइंट पर होगा तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट यानी F यानी फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, ठीक है। अब बताइए इसका नेचर कैसा है, क्या रियल में दोनों किरणें कट रही हैं, एक दूसरे काट रहे हैं, नहीं, रियल में नहीं काट रही हैं, यहाँ पास आभास हो रहा है। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल यानी आभासी, आभासी हो जाएगा, ठीक है। इसका साइज कैसा होगा, तो साइज जो होगा, साइज देखिए इमेज मतलब प्रतिबिंब जो ऑब्जेक्ट था ये इतना बड़ा था, ठीक है, और इमेज कितना बन रहा है, पॉइंट है ना, बिंदु आकार का, तो यानी पॉइंट साइज ऑफ इमेज हो जाएगा, पॉइंट साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज यानी बिंदु आकार का, आप ये कह सकते हैं बिंदु आकार का, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, बिहेव यानी स्थिति कैसा होगा, तो बिहेव जो होगा इसका सीधा होगा, ठीक है, क्योंकि यही पास बन रहा है तो सीधा इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, सीधा यानी इरेक्ट, सीधा यानी इरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो ये पहली स्थिति हो गया। अब एक स्थिति और बनता है जब वस्तु पोल और अनंत के बीच रखी जाती है, यानी ध्रुव और अनंत के बीच, यानी इन्फिनिटिव एंड पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तब बनता है। तो देखिए यहाँ पास अब मान लेते हैं आपके पास दूसरा स्थिति हो जाएगा, दूसरा स्थिति पोल बिटवीन इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर ध्रुव और मतलब ध्रुव और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसको समझिए। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पास रख देता हूँ, ये कोई मान लेते हैं आपके पास वस्तु है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। अगर यहाँ पास मैं रफ करूँगा तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा, तो पहली किरण को मैं गुजार रहा हूँ इससे, पहली किरण को मैंने गुजार दिया मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। जब पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारूंगा तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। दूसरे किरण को मैं गुजारता हूँ वक्रता केंद्र से, दूसरे किरण को आप गुजार दीजिए वक्रता केंद्र से। जब हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे ये दूसरी किरण को, ठीक है, तो टकराने के बाद ये इसी मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, मतलब ऐसी जानी चाहिए उसको ऐसे करके, लेकिन यहाँ पॉलिश है इसलिए ये इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो बताइए इधर तो मिलेगी नहीं कहीं,
ठीक है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पास मिलेगा, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ यहाँ पास होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पास होगा, तो आप कहेंगे फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में, पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। दूसरा पॉइंट, अब इसका प्रकृति नेचर कैसा, तो नेचर कहेंगे वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये आभास हो रहा है, तो आभासी यानी वर्चुअल है। आकार इसका कैसा, तो आकार वस्तु से छोटा है। आकार वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा था, आकार इतना है, ठीक है। स्थिति यानी बिहेव कैसा है, सीधा यानी इन्वर्टेड है, सीधा है, ठीक है। अगर ए बी यहाँ पास रहा होगा तो ए डैश और बी डैश यहाँ पास रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, हर एक प्रकार का बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल दो ही, मतलब एक ही प्रकार से बनता है, या तो बनेगा वो सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनेगा, और वस्तु से सदैव छोटा होगा उत्तल दर्पण में, चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी हो रहा है, वस्तु से छोटा भी हो रहा है, वस्तु के बराबर भी हो रहा है, ठीक है, बिंदु आकार का भी हो रहा है। यानी अवतल दर्पण में सभी प्रकार की इमेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का बन रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना, ठीक है। और यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप जो है अगर इस वीडियो को अच्छे से मतलब समझ लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। और साइन कन्वेंशन पढ़ाने के बाद जितने भी जितने भी मतलब फार्मूले होते हैं उसको मैं पढ़ाने वाला हूं, और उससे बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स यानी जो भी आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, यानी कल मिल जाएगी। तो कल हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, और इसके बाद हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, ठीक है। फिर विद्युत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।